दोस्तों, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणिसा। आज का आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। 2009 के अंदर अपना 12 का अध्याय जो चल रहा था, आज इसको अपन खत्म कर देंगे। 12 का अध्याय नगरपालिका की शक्तियां और अपराध, अपराध करने पे क्या शक्तियां हैं और नॉर्मली काम में क्या इनको शक्तियां दी गई हैं। राज्य सरकार कौन कौन सी शक्तियां देती है, खुद के पास कौन सी शक्तियां आ जाती हैं, अध्यादेश से वो वापस ले लेती है, दे देती है। ठीक है, अब जो अपनी धारा स्टार्ट होगी वो होगी 281 से। 281 की धारा में बोला गया है कि कतिपय विकारों से, कुछ विकारों से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति मतलब रोक लगाई गई है कि वो कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए इनके ऊपर शास्ति लगाई गई है। तो देखो, कोई आदमी यदि पीड़ित है, संक्रमित रोग मतलब छुआछूत का रोग, उससे पीड़ित है और वो किसी आदमी के दूसरे के कपड़े धोता है या किसी के लिए दवाइयां बनाता है, कोई भोजन बनाता है, तो बोला गया है कि भाई आप रुक जाओ। नहीं, आप नहीं रुकोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपके ऊपर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं देखते हैं टॉपिक अपना क्या बोल रहा है। टॉपिक अपना बोल रहा है कि कोई व्यक्ति संक्रमित रोग से पीड़ित है, कतिपय विकारों के लिए पीड़ित व्यक्तियों की बात कर रहा है ना। तो कोई व्यक्ति संक्रमित रोग से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है। ठीक है, और ऐसा नगरपालिका को पता चल जाता है, नगरपालिका को पता चलता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति है वो संक्रमित रोग से, संक्रमित रोग कौन सा होता है, छुआछूत से फैलने वाला, टच करने से, टचेबल रोग होता है, छुआछूत से फैलने वाला होता है। ठीक है, संक्रमित रोग से पीड़ित है वो। यदि कोई खाना बनाता है या कोई औषधि बनाता है या कोई औषध बनाता है या कोई पेय पदार्थ बनाता है, कोई पीने का पदार्थ बनाता है, ठीक है, अपने हाथ से, क्योंकि हाथ करेगा तो वो संक्रमण दूसरे आदमी के अंदर भी फैल जाएगा। ये किस लिए करता है, वो विक्रय के लिए करता है, बेचने के लिए करता है, विक्रय के लिए कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है तो उसको नगरपालिका रोकेगी कि भाई आप है ना, आप संक्रमित रोग से पीड़ित हो, इस टाइप का कोई काम आप मत करो। ठीक है, कोई औषधि वगैरह बनाता है या फिर कोई, एक बात और बोली गई है कि कोई कप, जैसे मान लो कोरोना हो गया आपने, तो कोरोना के टाइम पे बोला गया था कि खाना बनाने वाले भी बंद कर दिए गए थे, औषधि बनानी, औषध बनाने वाले, पेय पदार्थ वाले। कोई कपड़े धोने वाला, क्योंकि कोरोना जो था वो संक्रमित रोग था, एक दूसरे में संक्रमित हो जाता था, टचेबल रोग था। तो कपड़े धोने वाला या फिर कपड़े लेने वाला, कपड़े ले जाने वाला, क्योंकि कपड़े धोने के लिए बंडल बांध के जो धोबी ले जाता है वो। तो ये कह रहे हैं कि भाई इन सबको रोका गया है। ये क्या किया गया है, शास्ति की गई है, रोका गया है। क्या रोका गया है कि भाई आप जो है संक्रमित रोग से पीड़ित हैं, किसी दूसरे आदमी को संक्रमित रोग नहीं फैले, इसलिए प्लीज आप ये काम बंद कर दीजिए थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप ठीक नहीं होते। यदि फिर भी आप नहीं माने तो क्या होगा, नहीं माने तो क्या होगा, दोष सिद्ध होगा आपका, दोष किस में सिद्ध होगा, कोर्ट में सिद्ध होगा, या नगरपालिका को ऐसा प्रतीत हो जाता है तो दोष सिद्ध होगा आपका। दोष सिद्ध होने पे आपके ऊपर 1000 से लेके 2000 का जुर्माना बनेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काम होता है नगरपालिका का बीमारियों को रोकने का, और बीमारी रोकने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है इसके अंदर, बहुत अच्छी, क्योंकि कोरोना बीमारी तो अब आई है और ये जो था ये 2009 के अंदर ही उन लोगों ने पास कर दिया था, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे है अपना 282 की धारा है कि कतिपय व्यवसायों का विनियमन, मतलब कुछ व्यवसाय हैं जिनके ऊपर नियम बनाते हैं, विनिमय नियम बनाने का अधिकार नगरपालिका को है। तो नगरपालिका को समाधान हो जाए कि कोई भूमि है या कोई भवन है, जो निम्न कार्यों के लिए काम में लेता है। कौन कौन से कामों के लिए काम में लेगा, कोई मांस विष्ट कर रहा है, मांस के टुकड़े जो हैं वो काट रहा है या उनको पका रहा है, रक्त को पका रहा है, कोई हड्डियां पका रहा है, जानवरों की आंत है उसको या उसके चीथड़े को उबाल रहा है या उसका संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, आगे मछलियों को छांटने और साफ करने का कोई आदमी काम करता हो, चमड़े का शोधन करता हो, रंगाई का काम करता हो, साबुन बनाने की कोई फैक्ट्री लगी हुई हो, ऊन का काम कर रहे हो, बाल का काम कर रहे हो, तेल उबालने का काम कर रहे हो, या किसी जानवर की चर्बी उबाल रहे हो, या गंधक को पिघालने का काम, क्योंकि गंधक भी बदबू देती है। ठीक है, गंधक का पिघालने का काम कर रहे हो, ईंट भट्ठों को चला रहे हो, चूना का काम कर रहे हो, घास भूसा का काम कर रहे हो, कोयला का काम कर रहे हो, लकड़ी का कर रहे हो, या फिर व्यवसाय के लिए अनाज का भंडारण कर रहे हो, या कोई खान आप चला रहे हो, तेल मिल चला रहे हो बिना बिजली की चला रहे हो, तो यहाँ पे परमिशन है आपके बिजली की। ठीक है, बिजली की तेल जो आपकी तेल मिल है, आटा चक्की है बिजली की, कैसे भी चलाओ।
जिससे कोई धुआं पैदा होता हो या अस्वास्थ्यकार जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो उस टाइप की कोई गंध निकलती हो या काली काड़स जिसके अंदर निकलती हो या कोई गर्दा निकलता हो जो लोगों के लिए श्वसन की बीमारियां पैदा करता हो। ठीक है, तो यदि यह किसी के जीवन के लिए स्वास्थ्य के लिए और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करती है तो नगर पालिका जो है वो लिखित उस स्वामी से, इसके सबके मालिक से लिखित में आदेश देगी कि भाई आप जो है इनको या तो कम करो या बंद करो। ठीक है, लोगों को परेशानियां नहीं होनी चाहिए तो लिखित नोटिस देगी और उससे अपेक्षा करेगी कि भाई आप जो है अपेक्षा क्या करेगी, उससे उम्मीद करेगी। उम्मीद क्या उम्मीद करेंगे कि भाई या तो आपके उद्योग जो है इसको तुरंत बंद कर दो या फिर आप इनको हटा दो यहां से, या फिर कुटीर, ये मामला जो है कुटीर उद्योग पे लागू नहीं होता। कुटीर उद्योग क्या होता है कि पूरे घर वाले जो होते हैं वो अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए और जो सारे घर वाले मिलके घर के अंदर कोई छोटा मोटा काम करते हैं उससे उनकी बेचारों की जो आमदनी होती है और उसी से उनका जीवन खर्चा चलता है, तो कुटीर उद्योगों पर यह लागू नहीं होंगे। आगे कह रखा है कि यदि ऐसा पाया गया और नोटिस के बाद नहीं माना तो आपको 2000 से लेके 5000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा और प्रतिदिन आपकी जान जुआरी होगी 100 रुपए तक की। प्रतिदिन जान जुआरी कितने की होगी? 100 रुपए तक का प्रतिदिन का चार्ज आपसे लिया जाएगा। आगे बोला है कि बाद में नगरपालिका नोटिस से यदि आदमी नहीं मानता है तो मजिस्ट्रेट नोटिस देगा, कोर्ट का नोटिस देगा और यदि ये बिना अनुमति से ये सारे काम कर रहा है तो वही बात है कि 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना मिलेगा और 50 से लेकर 100 रुपए तक का प्रतिदिन चार्ज मिलेगा। यदि कोई अन्य जगह इस टाइप का कोई उद्योग लगा देता है बिना परमिशन के, बिना अनुमति के, तो 1000 से 2000 का जुर्माना है। और यदि आपने अनुमति ले ली फिर नोटिस दे दिया, नोटिस के बाद भाई काम रोकने के बाद आपने नहीं माने तो आपका जुर्माना बढ़ा दिया, 2000 से 5000 कर दिया गया। आगे बोला है कि इस ऐसे मामले की अपील जो है वो आप कलेक्टर साहब के पास करोगे, 30 दिनों के भीतर करोगे और कलेक्टर साहब का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। अपील जिनके सामने होती है तो वो उनका निर्णय अंतिम होता है और ये आप किसी भी कोर्ट के अंदर प्रसंगत नहीं कर सकते। तो ठीक है, क्या बोलिए कि नगरपालिका कोई यदि उसको समाधान हो जाता है कि कोई भूमि या भवन के अंदर कोई मांस का या इस टाइप का तेल उबालना, चर्बी का, गंधक का यदि कोई बदबूदार काम हो रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, संपत्ति के लिए और जीवन के लिए खतरा पैदा करता है, उसको वहां से या तो अपेक्षा करेगी कि तुरंत बंद करो, हटाओ, और कुटीर उद्योग जो है उसके ऊपर लागू नहीं होता, ना बिजली की चक्कियां जो होती हैं उन पे लागू होता। जुर्माना 2000 से 5000, प्रतिदिन 100 रुपए तक चार्ज होगा। फिर कह रही है कि यदि नोटिस ये देने के बाद नगरपालिका मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट देगा, यदि आप बिना अनुमति के ऐसा कर रहे हो तो 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना, 50 से लेकर 100 रुपए तक आपके ऊपर प्रतिदिन चार्ज। अपील जो होगी वो 30 दिनों के अंदर कलेक्टर साहब को करनी होगी, कलेक्टर साहब का अंतिम निर्णय होगा, किसी दूसरे न्यायालय के अंदर ये प्रसंगत नहीं है। ठीक है, आगे है धारा 283 में पुंगी बजाना। क्या है? पुंगी बजाना। कैसे? मजदूरों को बुलाने के लिए और उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन बजाना। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि नगरपालिका नियमों के तहत ही आप सायरन बजा सकते हो। क्या बोला गया है कि नगरपालिका के नियमों के तहत ही सायरन बजा सकते हो, सायरन बजा सकते हो। देखो, कंपनियों के अंदर छुट्टियां होती हैं या फिर उनका प्रेजेंट का टाइम होता है तो उस टाइम पे सायरन बजाया जाता है। आप कॉपर माइंस नाम सुना होगा, तांबे की खान है, ठीक है, तो उसके अंदर भी सायरन बजाते हैं, बहुत दूर दूर तक, करीबन 15 किलोमीटर तक वो सायरन सुनता है मजदूरों की छुट्टी के लिए। और छुट्टी होती है तब भी हर घंटे पे सायरन बजाया जाता है, उनकी इंटरवल वगैरह होती है तो वो भी सायरन बजाया जाता है। ठीक है, तो सायरन आपको बजाना है मजदूरों की छुट्टी करने के लिए या उनको प्रेजेंट लगाने के लिए, तो नगरपालिका के नियमों के तहत ही आपको बजाना होगा, अन्यथा नहीं बजा सकते, अन्यथा नहीं बजा सकते, आप नहीं बजा सकते। ऐसा नहीं कि रात को, दिन में कंपनी काम कर रही है और अपन रात को पू पू करे तो वो अपनी पुंगी बजा देंगे। ठीक है, तो रात को नहीं बजा सकते, जब तक कंपनी या कोई भी ऑफिस के अंदर काम होता है तो उसके अंदर आप लगभग 40 आदमी से ज्यादा जहां काम करते हैं वहीं पे सायरन बजाया जाता है। ऐसा नहीं कि हर कहीं पे सायरन बजाया जाता हो। ठीक है, अनुज्ञप्ति, आपको अनुमति कौन देगी बजाने की? अनुमति देगी नगरपालिका। ठीक है, नगरपालिका, लेकिन आपको 30 दिन पहले नोटिस देके ये अनुमति वापस भी ले सकती है। क्या कर सकती है? 30 दिनों पूर्व अनुमति नोटिस देकर। नोटिस कैसा होगा? नोटिस तो लिखित ही होगा ना, बिना लिखित नोटिस तो काम चलेगा नहीं, मौखिक से, तो लिखित नोटिस देकर
ये जो नियम है ना सायरन बजाने का, ये वापस ले सकती है। ये नियम है ना, इसको वापस ले सकती है, इसको वापस ले सकती है, वापस ले सकती है। ठीक है, तो नगर पालिका जो है इस नियम को वापस ले सकती है। कब ले सकती है? 30 दिन पूर्व। ये आपको सायरन पुंगी बजाने वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी धारा में है, तो ये 283 की धारा के अंदर पुंगी बजाना है और 30 दिन का नोटिस देके जिन कंपनियों को परमिशन दे रखी है उनको सायरन वापस ले सकती है। फिर बोला गया है कि यदि कोई आदमी बिना मतलब में पुंगी बजा रहा है, बिना मतलब में बजा रहा है, बिना मतलब में, या नगर पालिका से लिखित अनुमति नहीं ली, लिखित अनुमति नहीं ली, या फिर उल्लंघन कर रहा है शर्तों का, शर्तों का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, तो शर्तों का यदि आदमी उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर 2000 से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना होगा। कितना होगा जुर्माना? जुर्माना उसके ऊपर होगा 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना। तो अपने सीधी सी बात है, यदि कोई छोटा मोटा बैंड भी करने जाते हैं तो 2000 रुपए मांगता है, अधिकतम 5000 रुपए। यदि डीजे भी लगाते हैं, फ्लोर डीजे, तो वो 2000 से लेके 5000 रुपए में आ जाता है। पुंगी बजाने और उसका बंद करने का अधिकार नगर पालिका को है। और ये कितने में आती है सायरन? ये आती है आपकी 283 धारा के अंदर। ठीक है, आगे धारा 284 में बोल रखा है कि नोटिसों, व्यक्ति को संबोधित नोटिसों आदि की तालीम कैसे करवाई जाती है। तालीम मतलब किसी को देना होता है। तालीम का मतलब क्या हो गया? देना हो गया। तालीम का मतलब देना हो गया। और व्यक्तिगत नाम से यदि नगर पालिका किसी के नाम से नोटिस निकाल दिया तो वो कैसे देती है, किसको देती है, कैसे देती है, क्या उसका प्रारूप है, वो देखते हैं। कि नगर पालिका जो है वो व्यक्ति के नाम से नोटिस निकालती है, तो नोटिस का जो निकालने वाला अधिकारी, कर्मचारी या नगर पालिका का कोई भी अधिकारी जो होता है, वो नोटिस निमन तालीम, उसका जो नोटिस होगा वो तालीम मतलब किसको देगा? तालीम मतलब देना होगा, देना होगा। कि मेरे नाम से नोटिस नगर पालिका ने निकाल दी तो उसका अधिकारी, कर्मचारी या फिर उसका कोई भी प्राधिकृत अधिकारी मुझे नोटिस देगा। वो नोटिस देगा तो निम्न कार्य करते हुए देगा। कैसे देगा वो नोटिस? देखना, सबसे पहले तो नगर पालिका उस व्यक्ति को नोटिस देगी जिसका नाम लिखा हो। उसके अंदर मेरा नाम लिख दिया कि भाई आपने अपने घर के सामने कचरा फैला रखा है तो उसको साफ कीजिए, तो उसने नोटिस में मेरा पर्सनल नाम लिख रखा है, व्यक्तिगत नाम लिख रखा है। इसको बोला जाता है व्यक्तिगत संबोधित करना। ठीक है, फिर कह रही है कि व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति जिसके घर, मान लो घर पे व्यक्ति नहीं रह रहा हो, उसको नोटिस कैसे देते हैं, और घर पे व्यक्ति रह रहा हो उसको कैसे देते हैं। तो घर पे ना मिले तो क्या होगा कि उसके घर के अंदर नोटिस गिरा देंगे, या फिर उसका नौकर होगा, नौकर को नोटिस दे देंगे, या फिर वयस्क व्यक्ति होगा उसको दे देंगे। छोटे बच्चे जो होंगे उसके घर पे, उनको नोटिस आप नहीं दे सकते। जिनकी 18 साल से उम्र कम है उसको कोई भी सरकारी नोटिस नहीं दिया जा सकता, ना ही कोई प्राइवेट नोटिस दिया जा सकता, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। तो जो घर पे ना मिले तो उसके घर देगी, नौकर मिले तो नौकर को दे देगी, यदि कोई वयस्क व्यक्ति मिल जाता है तो उसको दे देगी। आगे बोल रही है कि कोई नहीं रह रहा हो, कोई इसके अंदर रह ही नहीं रहा हो, ना नौकर रह रहा हो ना कोई वयस्क व्यक्ति रह रहा हो, तो क्या करेगी? उसके 2 पड़ोसियों को बुला लेगी। 2 पड़ोसियों को बुला के उसका तस्वीर जो है, ये नोटिस जो है उसके सहज दर से घर के स्थान के ऊपर उनकी उपस्थिति के अंदर, 2 पड़ोसी जो होंगे उनकी उपस्थिति के अंदर, जो उसका घर का सहज दर से स्थान होगा ना, जहां से जंगली जाली या फिर गेट होता है, मेन गेट होता है, कोई पिलर होता है, उसके ऊपर नगर पालिका क्या कर देगी? चिपका देगी। ठीक है, तो उसके ऊपर चिपका देगी। फिर आगे कह रहा है कि यदि स्वामी या अधिभोगी उस घर के अंदर रह रहे हो, ये तो नहीं रहने पे, मान लो जिस आदमी का नाम दिया है पहले तो उस आदमी को ही दो, यदि वो नहीं मिल रहा है तो फिर उसके घर पे दे दो, घर पे उसके नौकर को दे दो, उसका कोई वयस्क व्यक्ति रह रहा है उसको दे दो। फिर नहीं मिल रहे तो पड़ोसियों को, 2 आदमियों को बुला के रोज नोटिस चिपका दो भाई, वो अपने आप फोन करके बताएंगे। आगे कह रहा है कि यदि स्वामी और अधिभोगी रह रहे हो, तो रह रहे हो तो स्वामी के नाम से है तो स्वामी को दो, अधिभोगी के नाम से है तो अधिभोगी को दो। नहीं है घर के अंदर तो घर का कोई भी वयस्क व्यक्ति है उसको दे दो, नौकर को दे दो। ये भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है तो 2 व्यक्ति पड़ोसियों को बुला लो और वो सहज दर्ज स्थान के ऊपर चिपका दो। ये बात हो गई व्यक्तिगत नोटिस की, निजी नोटिस की। अब बात करते हैं सार्वजनिक नोटिस की। पूरी गली के खिलाफ ही उन्होंने नोटिस निकाल दिया हो, पूरी गली के खिलाफ नोटिस निकालेगी तो नगर पालिका उसकी एक कॉपी जो है वो तो खुद अपने कार्यालय के अंदर चिपका लेगी, और एक कॉपी सहज दर्ज स्थान पे, और एक कॉपी जो है उस गली के दोनों साइडों के अंदर 2 कॉपियां वहां पे चिपका देगी। ये सार्वजनिक नोटिस हो गया। यदि प्रारूप के अंदर कोई गलती है, बाप का नाम गलत लिख दिया, बेटे का गलत लिख दिया, घर नंबर गलत लिख दिया या गली नंबर गलत लिख दिया, तो
के कारण कोई नोटिस यदि आप उसको अवैध ठहराते हो ना, तो वो गलत है, क्योंकि वो अविधि मान्य नहीं होगा। यदि प्रारूप में कोई गलती हो जाती है तो वो विधि मान्य होगा, विधि मान्य होगा। जैसे मान लो मेरा नाम है, फिर मेरे दादाजी का नाम दे दिया और मेरे पिताजी का नाम उन्होंने नोटिस में दिया ही नहीं, मैं इस आधार पे जाऊं कि उन्होंने तो मेरे पिताजी का नाम दिया ही नहीं, वो गलत है। नहीं, आपको वास्तविक आपने चोरी की है, गलत काम किया है, उसके जिम्मेदार आप हो और उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा, वो विधि मान्य होगा। समय नियत होगा, इस नोटिस के अंदर समय नियत होगा, जो आपके ऊपर बकाया राशि है वो देने का एक समय, नियत समय इसके अंदर डाल दी जाएगी कि इतनी तारीख तक आपको इतने पैसे जमा कराने। नहीं माने तो उसके ऊपर कोर्ट की कार्रवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी। जो भी उसको ये प्रोसेस देने के अंदर कितनी बार गाड़ी लेके आए, मोटरसाइकिल लेके आए, उसको नोटिस देने के लिए, वो तेल पानी का खर्चा भी उससे वसूला जाएगा। तो खर्चा वसूलेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो सारा लेगा दावाकृत राशि के तौर पे। किसके तौर पे लेगी? दावाकृत, कि ये हमारी नगरपालिका का दावा है और ये राशि हमारी है, तो उस दावाकृत राशि के नाम पे वो पूरा खर्चा उससे ले लेगी। ठीक है, ठीक है। आगे जो है धारा 285 में वेस्टी नोटिस की, व्यक्तिगत नोटिस की, वेस्टी का मतलब एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति या जिसका नाम लिखा हो या व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत हो जिसका नाम लिखा हो, उसको वेस्टी नोटिस। अवज्ञा मतलब उसकी अवहेलना करना, उसकी शर्तें ना मानना। और सार्वजनिक नोटिस जो होगा वो सभी पूरी गली वालों के लिए सार्वजनिक नोटिस या पूरी नगर पालिका के लिए सार्वजनिक नोटिस होगा। बोला गया है कि यदि जंगम संपत्ति है या कोई इसकी स्थावर संपत्ति है या कोई सार्वजनिक संपत्ति है या निजी संपत्ति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि भाई आपने नोटिस का पालन नहीं किया है। फर्क किस बात का पड़ेगा कि आपने नोटिस का पालन नहीं किया है। पालन नहीं किया तो व्यक्तिगत पूरा खर्चा, उसको ये नोटिस देने लेने में कितना खर्चा लगा, वो छप के आया, 10 रुपए की फोटोकॉपी कटा के लाया, वो सारे खर्चे क्या कर लेगी? जोड़ लेगी और वो उस आदमी से लेगी। प्लस में यदि कोर्ट में उसका मामला जाएगा और दोष सिद्ध हो गया उसका कि वास्तव में इसने जानबूझ के गलती की है, दोष सिद्ध का मतलब जानबूझ के गलती करना, तो उसको 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। कितना रुपए तक का भरना पड़ेगा? 2000 रुपए तक का। और प्रतिदिन जो चार्ज होगा वो 50 रुपए तक का प्रतिदिन जान जुआरी होगी। जान जुआरी कितने की होगी? 50 रुपए की होगी प्रतिदिन। जान जुआरी कितने की होगी? 50 रुपए का प्रतिदिन का चार्ज लगेगा। अब बात आती है कि सार्वजनिक नोटिस क्या हो गया। सार्वजनिक की यदि करते हैं पूरी 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 नगर पालिका जो है वो नगर पालिका के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वहां की जनता ही, तो क्या करेगी? क्या करेगी? दोष सिद्ध के ऊपर इससे जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। इसका तो 2000 रुपए तक व्यक्ति के ऊपर तो कम नहीं होगा, लेकिन सभी के ऊपर सामूहिक तौर पे ज्यादा होता है, तो 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माना कर देगी और इस राशि को भी डबल कर देगी। जो प्रतिदिन आपका जो चार्ज होगा वो 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में आपके ऊपर प्रतिदिन जितने दिन की आप नोटिस लेट करते हो ये उसके ऊपर चार्ज लगेगा। वैसे तो नगर पालिका जो पैसे लेती है ना उसके ऊपर 15% ब्याज भी लेती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगली जो धारा है 287 में बोला गया है कि स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यक्तिक्रम अच्छे कर्म करने के लिए, व्यक्तिक्रम जो व्यक्तिगत काम करने के लिए, व्यक्तिक्रम का मतलब होता है खुद का काम करने के लिए। जैसे मान लो मेरी जो बाहर की पाइपलाइन है वो फट गई, जल निकासी की कोई पाइपलाइन फट गई, मैंने बोल दिया कि साहब मेरे से तो नहीं हो रहा, अभी आप कर दो, तो नगर पालिका खुद कर देगी। तो क्या करिए, नगर पालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका वे जो होगा, खर्चा जो होगा वो मेरे से लेगी। यही बात कही गई है, इसके अंदर जो खर्चा होगा वो लेगी। कैसे होगा देखिए, भवन या भूमि के स्वामी अधिभोगी से कार्य करने पर नगर पालिका, इसकी कार्य करती है ना नगर पालिका, तो क्या करेगी? कम से कम 1000 रुपए से कम का काम हो, ऐसा नहीं कि 200 रुपए का भी काम कर जाएंगे, नहीं, न्यूनतम 1000 रुपए से अधिक का काम हो, 1000 रुपए से ज्यादा का काम हो तो ही नगर पालिका करेगी आपका काम, नहीं तो नहीं करेगी। प्लस में कुल वे लेगी आपसे, कितना खर्चा जो लगा है उसके ऊपर वो लेगी, लेकिन शर्त यह है कि कम से कम 1000 तो लगना चाहिए। 10% ये प्रशासनिक प्रभार होगा, प्रशासनिक प्रभार होगा। इस जो खर्चे के ऊपर यदि आपका पूरा खर्चा 1000 रुपए है तो इसके ऊपर 10% 100 रुपए और आपसे प्रशासनिक प्रभार के तौर पे लेगी। एक पेटे राशि लेगी कि आपके लिए उन्होंने गाड़ी लेके, हेलीकॉप्टर लेके कोई सामान लेके आया ना, तो वो सारा आपके ऊपर आपके पेटे खर्च किए हैं, आपके पेटे खर्च किए हैं, तो आपके पेटे वो राशि होगी और वो राशि आपसे या तो किस्त में ले लेगी या एक साथ इकट्ठी ले लेगी, एक मुश्त ले लेगी या फिर किस्तों में ले लेगी। आगे बोला है कि पानी की निकासी का यदि कोई मामला हो और कह दे साहब मैं तो है नहीं या फिर हम घर पे नहीं है, आप खुद कर जाओ, तो वो सारे इस बेसिस पे कर जाएगी। लाइन जो पानी की निकासी की लाइन है तो उसके पैसे स्वामी से लेगी,
अधिभोगी से करार करके कि मैं फोन पे कह दूं भाई मैं सर जयपुर रह रहा हूं और मैं आऊंगा तब आपको दे दूंगा, ये जो पानी की नायल है आप निकाल जाओ, तो नगर पालिका वो काम कर देगी लेकिन उसका खर्चा मेरे से लेगी। ठीक है, तो फिर अधिभोगी मेरे से वो करार हो गया ना, ठीक है, उन्होंने भरोसा कर लिया कि 1000-2000 रुपए की, नहीं तो लिखित करार होता है ये। आगे है कि नगर पालिका खुद करे, खुद करे तो न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम 1000 रुपए से कम का काम नहीं हो, काम जो हो वो 1000 से ज्यादा का हो, प्लस में आपसे 10% प्रशासनिक प्रभार लेगी, और आप कितने दिन में वो पैसे देते हो उसका 15% ब्याज लेगी। तो नगर पालिका साधारण व्यक्तियों से कितने रुपए का ब्याज लेती है, कितना प्रतिशत लेती है, तो 15% देती है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ कौन सा है कि प्रतिवर्ष कितना ब्याज लेती है, 15% ब्याज लेती है। राशि जो होगी वो कर के पेटे से होगी कि भाई ये जो राशि है ये आपका टैक्स के तौर पे लगेगा, और ये राशि जो है ये दावाकृत राशि होगी। और यदि कोई के घर के अंदर यदि किराएदार रह रहा है तो उस वो किराएदार को बोल देगा कि भाई आप है ना ये पैसे तो आप हमें दे दो, और जो आपका मालिक जयपुर रह रहा है ना उसको आप ये पैसे काट करके फिर किराया दे देना, कि ये जो पैसे हैं हमने लगा दिया, आपकी पाइपलाइन लगाई है उसके पैसे हमें दे दो, और जो आप किराया देते हो 10,000 रुपए और हमारी राशि है 5,000, तो आप 5,000 हमें दे दो और 5,000 उनको दे दो। ये लीगल बोला गया है कि बहुत अच्छी बात है। आगे बोला है कि किराएदार से स्वामी किराए से अधिक किराया भी नहीं ले सकता। उस टाइम पे यदि ऐसा कह दे कि नहीं तूने नगर पालिका को 5,000 क्यों दिए, मेरे को तो पूरे 10,000 चाहिए, तो उससे अधिक किराया नहीं ले सकते आप। ऐसा जो है वो मतलब जो किराया देने वाला होता है अधिभोगी जो होता है, अधिभोगी होता है। किराएदार कौन होगा, किराएदार, किराएदार को ही अधिभोगी बोला गया है, अधिभोगी, क्योंकि वो उस जगह का और उस भवन का क्या कर रहा है, अधिभोग कर रहा है, यूज ले रहा है, तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा, अधिभोगी को सिद्ध करना पड़ेगा कि साहब ये मेरे से ज्यादा किराया ले रहा है। तो फिर नगरपालिका जो है ना उन दोनों के मालिक और अधिभोगी की, किराएदार और मालिक की जो संविदा हुई है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको 10,000 रुपए महीने का किराया दूंगा, उसको प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन वो ये कहेगी कि इन्होंने 5,000 मुझे दे दिए, 5,000 आपका किराया बनता है, हमने इस तरीके से ये जो राशि है इसकी स्लिप इनके पास है और हमने इस तरीके से ये लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अगला जो है अपनी धारा 288 में बोला गया है कि स्वामी द्वारा व्यक्तिक्रम किए जाने पर, यदि स्वामी अपने घर का व्यक्तिगत कोई काम करवा रहा है, किससे, अधिभोगी, अधिभोगी जो है उससे, किराएदार से करवा रहा है, सहकर्म निष्पादित कर सकेगा। जो मतलब मालिक का काम जो है, व्यक्तिगत जो उसके घर का कोई काम है या नगरपालिका से संबंधित कोई काम है, तो वो जो उसका किराएदार होगा वो कर सकेगा, निष्पादित कर सकेगा, और जो उसका खर्चा लगेगा वो किराया देगा ना मालिक को, तो उस किराए से काट लेगा। यही बात बोली गई है। नगरपालिका के नोटिस पर मालिक जो होता है वो बाहर रहता है, जयपुर रहता है, और वो फोन करेगा अपने किराएदार से कि भाई आप जो है वो ये पाइपलाइन जो आ रही है इस पाइपलाइन को ठीक करवा लो, ठीक करवाएगा तो वो किराएदार करवा लेगा, उसके जो जितने पैसे लगेंगे ना, तो वो जो खर्चा लगेगा ना तो वो किराए से काट लेगा, किराए से काट लेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है, इसमें स्वामी द्वारा जो भी व्यक्तिक्रम करने हैं, उसके घर का काम करना है तो अधिभोगी कर सकता है, सहकर्म, अच्छे क्रम, पाइपलाइन ठीक कर सकता है, कोई मल लाइन जो है उसको ठीक कर सकता है, कोई लाइट बिजली का जो काम है उसको ठीक करवा सकता है। तो जो खर्चा लगेगा ना वो मालिक को जब किराया देगा तो उससे काट लेगा। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई। अगला बोला गया कि कार्रवाइयां, यदि कोई अधिभोगी, कोई किराएदार यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, कोई किराएदार जो है वो नगरपालिका के अधिनियम का विरोध कर रहा है, तो विरोध कर रहा है तो क्या होगा कि भाई स्वामी जो है कोई पाइप लगवा रहा है बेचारा टूटा फूटा, अब वो पाइप जो है वो किराएदार नहीं लगाने दे रहा, बदमाश प्रकृति का है कि भाई नहीं ये पाइप नहीं लगाने देंगे, स्वामी को कार्य करने से रोकता है, तो उसको साबित करना होगा कि साहब ये मेरे को करने नहीं दे रहा, और यदि वो दोष सिद्ध पाया गया तो मजिस्ट्रेट उसको एक लिखित आदेश देगा कि भाई ये तो घर इसका है, काम ये करवा रहा है, फिर तू इसके बीच में अड़चन बाधा पैदा क्यों कर रहा है, तो ये स्वामी को साबित करना पड़ेगा कि साहब ये अड़चन पैदा कर रहा है, तो उसके ऊपर जुर्माना जो होगा किराएदार के ऊपर वो 1,000 से लेकर 2,000, मतलब उसकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए ये जुर्माना प्रतिदिन का बहुत ज्यादा रखा गया है। सबसे ज्यादा जुर्माना है ये प्रतिदिन का कि 1,000 से 2,000 रुपए आपके ऊपर प्रतिदिन
चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? 1000 से 2000 रुपए। कब लगेगा? जब कोई मालिक है वो कोई काम करवा रहा है सहकर्म का, लेकिन किराएदार उसको करने नहीं दे रहा। किराएदार नहीं करने दे रहा तो मजिस्ट्रेट उसको लिखित में आदेश देगा कि उसके ऊपर 1000 से लेकर 2000 तक जुर्माना लगाओ, अपने आप अक्कल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है। आगे जो धारा है अपनी 290 में बोला गया है कि नगर पालिका द्वारा जो नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने की, नगर पालिका का कोई अधिकारी काम कर रहा है, कोई कर्मचारी काम कर रहा है, कोई और आदमी जो नगर पालिका के द्वारा से जो उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी काम करने जा रहा है और उसके काम में आप बाधा डाल रहे हो, उसको काम करने नहीं दे रहे हो, उसको बाधा डाल रहे हो, तो नगर पालिका के काम में बाधा डाल रहे हो, या नगर पालिका के साथ मान लो मैंने कॉन्टेक्ट ले लिया, संविदा कर ली कि साहब मैं आपका हॉस्पिटल बना दूंगा या हॉस्पिटल की जो साफ सफाई है वो करवा दूंगा, तो मैंने संविदा कर दी और कोई आदमी आके मेरे साथ मुझे परेशान करेगा या काम के अंदर कोई आदमी बाधा डालेगा या फिर जो संविदा करने वाले को भी प्रताड़ित करेगा, तो मतलब नगर पालिका के काम में तो बाधा हो गई। भाई काम किसका हो रहा है? हॉस्पिटल नगर पालिका का बन रहा है, सफाई हो रही है हॉस्पिटल के नगर पालिका की हो रही है और मैं उसको कर रहा हूं, मैंने तो टेंडर लिया, संविदा की है और मुझे आके कह दिया कि भाई नहीं ये टेंडर हमें चाहिए, हम लेंगे, तेरे को हटना है, वो करना है, परेशान करना है, काम रोकना है, तो क्या करेगी नगर पालिका? दोष सिद्ध होने पे 2000 से लेके 5000 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना करेगी। 2000 से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना करेगी और पिताजी को बोलेगी कि पिताजी आप ऐसे अपराधी को क्या करें? गिरफ्तार करें। ठीक है। तो पुलिस अधिकारी को क्या बोलेंगे कि आप जो है वो ऐसा जो इस टाइप का काम जो सरकारी काम है नगर पालिका का, उसको यदि करने में कोई आदमी बाधा पहुंचा रहा है तो आप जो पुलिस अधिकारी जो होंगे वो उनको गिरफ्तार करेंगे, जुर्माना है वो 2000 से लेके 5000 तक का है। तो दोस्तों अपना जो चैनल है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करो और ये जो आपके जुर्माने जो हैं ये पूरे मैंने एक जगह निकाल रखे हैं, तो उसको आप पैरेलल लेके चलोगे, एक क्लास में पूरे जुर्माने डाल दूंगा मैं, कितनी सजा और कितने जुर्माने का प्रावधान है, तो एक तुरंत आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आगे है कि अधिनियम, इस अधिनियम को 2009 का जो नगरपालिका अधिनियम है या इसके जो भी नियम है, 4 नियम है, इसके उपनियम है, इसकी जो कोई भी राज्य सरकार या नगरपालिका अपने जो नियम उपनियम बनाती है उसको भंग करता है, ठीक है, तो क्या शक्ति है उसके पास, नगर पालिका के पास क्या शक्ति है, उसको भंग करता है जो अन्यथा उपबंधित नहीं है, जो दूसरी जगह उनका उल्लेख नहीं है, और मतलब नगर पालिका के नियम है, उपनियम है और अधिनियम है, तो इसका कहीं और जगह मतलब सजा का उल्लंघन का उल्लेख नहीं है, तो क्या शक्ति है इसको नगर पालिका को? तो शक्ति यह है कि नोटिस, आदेश या निर्देश यदि इनका आप उल्लंघन करते हो, किसी नियम का उल्लंघन करते हो, किसी नोटिस का करते हो, किसी आदेश का, किसी निर्देश का उल्लंघन करते हो, शर्तें हैं उनका उल्लंघन करते हो, तो आपके ऊपर 2000 से लेके 5000 रुपए का जेल में जो खर्चा है वो लिया जाएगा। तो जुर्माना कितना रखा गया है? 2000 से लेके 5000 रुपए का। कब रखा गया है ये? कि भाई औरों को तो देखो ये काम कर रहे हो आप, इसके लिए तो जुर्माना रख दिया, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हैं इसके अंदर जिसके लिए जुर्माना नहीं रखा गया है, उनके लिए ये सभी के ऊपर ये जुर्माना लागू होगा 2000 से लेके 5000 तक का। ठीक है, ठीक है। आगे जो है अपनी धारा 292 में दिया गया है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश, कि अधिनियम का कोई भी प्रयोजन हो या उनको लागू करने के लिए नगरपालिका किसी के घर में भी प्रवेश कर सकती है, उसके बारे में बोला गया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका का कोई प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका का कोई भी प्राधिकृत अधिकारी किसी भवन भूमि में, किसी भी भवन और भूमि के अंदर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले प्रवेश जो करेगी वो उसका विधिवत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि कोई भी नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका का कोई भी अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी यदि किसी भवन और भूमि के अंदर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले प्रवेश करेगी उसको विधिपूर्ण माना जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि अधिभोगी रह रहा हो उस घर के अंदर, किराएदार रह रहा हो, मालिक नहीं रह रहा हो, तो अधिभोगी की अनुमति के लिए 24 घंटे पहले उसको एक लेटर देना पड़ेगा, लिखित आदेश देना पड़ेगा, उस आदेश के बाद 24 घंटे बाद में आप उस घर में प्रवेश करोगे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि किराएदार रह रहा है, मकान मालिक ताले लगा के चला गया, तो ऐसा नहीं हो जाए कि कल ऐसा मामला उठ जाए कि मकान मालिक जो है वो किराएदार के ऊपर कोई केस कर दे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपको पहले 24 घंटे पहले रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देने के बाद आप अपने मालिक को बता दो, हम उसके बाद आपके घर की तलाशी लेंगे। ठीक है, ठीक है, नोटिस देना होगा।
अधिभोगी की सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा। यदि वहां पे कोई मंदिर बना हुआ है तो आपको जूते निकाल के उसके कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी धार्मिक रूढ़ी। सामाजिक रूढ़ी, कोई कपड़े या कोई इस टाइप का अनटचेबल काम आपको नहीं करना है जो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा लगे, उसकी इज्जत खराब नहीं करनी है। ठीक है। दूसरी धार्मिक, धार्मिक इज्जत भी उनकी खराब नहीं करनी है। यदि कोई पूजा पाठ का कमरा है, कोई नमाज का कमरा है, कोई गुरुमुखी का अपना जो उसको पढ़ने के लिए कोई कमरा बना रखा है तो उस कमरे में आप चप्पल जूते उतार के जाएंगे। ठीक है। आगे अगली जो धारा है 293 कह रही है कि निवारक निरीक्षण, निवारक का निरीक्षण। आप निरीक्षण कैसे कर सकते हो, उसकी जांच कैसे कर सकते हो, देख कैसे सकते हो। ठीक है, ये तो अंदर प्रवेश की बात होगी कि प्रवेश के लिए बोला गया है, केवल प्रवेश के लिए बोला गया है। आगे बोला है कि निवारक निरीक्षण, आपको निरीक्षण करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो कैसे करोगे। यदि मामला नगरपालिका के जल सहकर्मों का है, यदि जल सहकर्मों का है कि पानी की निकासी हो नहीं रही या घर में पानी आ नहीं रहा पीने का हो तो नगरपालिका उपक्रम का, यदि कोई नगरपालिका की कोई उपक्रम हो या उसकी कोई बॉडी हो तो उसका नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, ये 4 आदमी बिना नोटिस के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इनको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ये 4 आदमी। हाँ, लेकिन मामला सहक्रम का हो और जल निकासी का हो। यदि जल निकास नहीं हो रहा, कहीं पे चेंबर के अंदर चेंबर खराब हो गया तो ये सब जाके वहां पे देख सकते हैं उसके घर में। ठीक है। तो भूमि और भवन का निरीक्षण कर सकेंगे, भूमि और भवन को देख सकेंगे कि कहाँ पे पानी रुका हुआ है। मानव रह रहा हो तो उसकी सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाएगा। उसकी सामाजिक, ऐसे मिट्टी में उसकी इज्जत नहीं मिल जानी चाहिए, वो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और धार्मिक रूढ़ी का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि मंदिर का कमरा है या कोई मस्जिद का कोई कमरा है तो आप उसके अंदर चप्पल जूते निकाल के जाइए। ठीक है। अगली धारा है, अगली धारा 294 में बोला गया है कि प्रवेश करने की शक्ति, कि आप प्रवेश करते हो तो उसकी शक्ति क्या है। शक्ति का जहां काम आ जाता है वह पावर का नाम आ जाता है। ठीक है। तो नगरपालिका की शक्ति क्या है किसी के घर में प्रवेश करने की। कह रहा है कि यदि तलाशी और निरीक्षण के समय दरवाजा या फाटक बंद पाया गया या अवरोधक है, ठीक है, दरवाजा या फाटक देखती टाइम पे, यदि वो पाइपलाइन देख रहे हैं, पाइपलाइन देखती टाइम पे किसी का दरवाजा है या कोई फाटक है जो बंद पाया गया और वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, इससे दिख नहीं रहा वो साफ साफ, तो क्या कर सकती है कि उसको खोला जाना आवश्यक समझे तो दरवाजा और फाटक को खोलना क्या होगा, विधिपूर्ण होगा। क्योंकि वो किसी घर की कोई अंदर की तिजोरियों की तलाशी थोड़ लेंगे, वो तो बेचारे पाइपलाइन देखने आएंगे आपकी। तो 5 पाइपलाइन जो देखने आएंगे तो उनका क्या होगा कि दरवाजा और फाटक, यदि ऐसा लगे कि रास्ते के अंदर कहीं दिक्कत कर रहे हैं देखने के अंदर उन लोगों को, तो वो क्या करेंगे, दरवाजा और फाटक को खुलवा देंगे और ये विधिपूर्ण होगा। आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। आगे कह रहे हैं 295 में कि कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण। प्रतिकर क्या होता है, जो कर जिस आदमी से नगरपालिका आदमियों से कर लेती है और उसके अंदर मान लो कोई विवाद हो गया, जैसे मान लो मेरा और नगरपालिका का विवाद हो गया कि भाई नगरपालिका ने ऊंची दर फिक्स कर दी और मैं वो दर देने को सक्षम नहीं हूं, तो मुझे कोर्ट के अंदर जाने का मौका मिलेगा। लेकिन लगभग दर जो होती है या फिर मेरी जमीन जो है वो नगरपालिका ले रही है तो वो मुझे पैसे देने में कम दे रही है या उसका भाव सही नहीं दे रही, तो इसके बारे में बोला गया है कि प्रतिकर का अवधारण कैसे होगा। कहा गया है कि प्रतिकर नुकसानी के मामले में सहमति न हो तो, सहमति यदि नहीं हो, क्योंकि सहमति हो गई किसके बीच में, जनता और नगरपालिका के बीच में सहमति होगी तब तो वो काम इजी हो ही गया। और यदि सहमति नहीं हो तो आपका जो रकम होगी पैसे का निर्धारण या तो अधिकारी करेगा या उसका निर्देशक करेगा। ठीक है, नगरपालिका का अधिकारी करेगा या नगरपालिका का निर्देशक करेगा या स्थानीय निकाय जो भी हैं। स्थानीय निकाय कौन सी है अपनी, नगरपालिका, नगर निगम और नगम परिषद। तो नगम परिषद, नगर निगम और नगरपालिका बोर्ड जो है ये आपके स्थानीय निकाय हैं। तो स्थानीय निकाय का कोई अधिकारी होगा वो निश्चित करेगा कि आपको कितने पैसे देने हैं। यदि व्यथित व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ जिसकी जमीन ली गई है या कर अभी जिसे कर लेना है, तो सक्षम न्यायालय में जा सकता है। उस व्यक्ति को मौका दिया है कि भाई आप हैं वो सक्षम न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन समाधान लगभग जो समाधान होगा वो आपका भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत होगा। किसके तहत होगा, भूमि अर्जन अधिनियम 1800। इससे आप क्या है, इस अधिनियम के तहत
आप मतलब आपकी जो भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है या स्थानीय निकाय है, वो आपसे जमीन ले सकती है, बदले में आपको पैसे देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 का मतलब ये हुआ कि वो आपसे पैसे पैसे तो वो आपको देंगे जमीन के, और वो आपसे जमीन लेंगे। हाँ, यदि जमीन का पैसा कम बेसी की बात हो रही है तो नगर पालिका का अधिकारी, निर्देशक और स्थानीय निकाय का जो भी अधिकारी होगा वो अभिनिश्चित करेगा। यदि फिर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। अगली जो धारा अपनी 296 में बोला गया है कि खर्चे या वे, जो खर्चे होते हैं और वे होते हैं, वो कैसे अवधारित और वसूल किए जाएंगे, लोगों से वसूल कैसे किए जाएंगे और उसका अवधारण मतलब निर्धारित कैसे होंगे, उसके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि विवाद हो, खर्चे व व्यय को लेकर यदि विवाद हो, नगरपालिका और व्यक्ति के बीच में विवाद हो, तो नगरपालिका अभिनिश्चित करेगी, उसी रीति से पैसे लेने होंगे, उसी रीति से अगले को पैसे देने होंगे और नगरपालिका को पैसे लेने होंगे। किससे लेगी, जो नगरपालिका अभिनिश्चित कर देगी कि हाँ भाई ऐसे पैसे देने हैं और इतने पैसे देने हैं, तो वो देने पड़ेंगे आपको। उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो विवाद हो तो खर्चे व व्यय के लिए नगरपालिका जो है अभिनिश्चित करेगी और उसी रीति से आपको मतलब राशि देनी पड़ेगी, वसूल होगी, और जो राशि और रकम वसूल होगी उसको दावाकृत राशि बोला जाएगा, दावाकृत रकम बोला जाएगा। उस राशि को क्या बोला जाएगा, दावाकृत रकम या राशि बोला जाएगा। राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके करते, राज्य की जो नगरपालिका संघ है, राज्य के अंदर जो प्रत्येक नगर है उसके अंदर एक नगरपालिका संघ का गठन होगा और उसके क्या कार्य होंगे उसके कार्य क्या रहेंगे। आधे से अधिक सदस्य होने पर ही, यदि नगरपालिका सदस्य जो है चुने हुए, नगरपालिका के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उसके अंदर आधे से अधिक होने चाहिए। जैसे मान लो 26 या 25, मान लो 25 सीटें हैं आपकी, किसकी, वार्डों की, वार्ड मेंबर की। ठीक है, उस 25 सीटों के अंदर 13 सदस्य तो आपके होने ही होने चाहिए। 13 सदस्य होंगे तब जाके कोई नगरपालिका का संघ बनेगा। ठीक है, कोई नगरपालिका का संघ बनेगा, उसका नाम आप नगरपालिका बोर्ड रख दो या कोई अन्य नाम रख दो, कोई भी नाम आप रखना चाहो। नगरपालिका बोर्ड नाम तो सब जगह रखा ही हुआ है, कोई और नाम भी रखना चाहो तो रख सकते हो, आपकी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, फिर आगे कह रखा है कि गठित संघ के करते, जो अपना आपका जो बोला गया है धारा 97 के अंदर बोला गया है कि राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके करते क्या हैं। बोला गया है कि आधे से अधिक सदस्य होने पर ही नगरपालिका क्षेत्र के अंदर नगरपालिका बोर्ड की स्थापना होगी, और यदि आप नगरपालिका बोर्ड को किसी और बोर्ड के नाम से जानना चाहो तो वो नाम भी रख दो, कोई फर्क नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये जो संघ गठित हो जाता है नगरपालिका संघ, इसके काम क्या है, इसके करते क्या है, ये करता क्या है। ठीक है, नगरपालिका के सामान्य हित के विवाद को, है ना, ये जो विवाद होते हैं आपके, सामान्य हित के कोई विवाद होते हैं या सामान्य हित के कोई विवाद को, कोई भी विवाद से नगरपालिका से संबंधित कोई भी विवाद होता है उसका परीक्षण करते हैं, ये जाके उसको देखते हैं। ठीक है, आगे सूचना का प्रसारण करते हैं कि जनता और नगरपालिका के बीच में, राज्य सरकार के बीच में सूचना का प्रसारण करते हैं। राज्य के अन्य अभिकरणों का आवेदन देना, कि जैसे मान लो सड़क का काम कर रहा है तो रोड वालों को वो देंगे, आवेदन देंगे। बस वालों का चल रहा है तो बस वालों को आरटीटीसी को दे देंगे। यदि कोई और काम चल रहा है, उद्योग वालों का चल रहा है तो सिडबी, रिको, किसका चल रहा है उसी को दे देंगे। ठीक है, आगे नगरपालिका को सुधार, नगरपालिका के अंदर सुधार करते हैं लोग, उसको सहायता देते हैं, उसको परामर्श देते हैं, और राज्य सरकार के भी ये काम करते हैं। जैसे मान लो कोई हारी बीमारी आ गई तो राज्य सरकार फोन कर देगी, भाई बेटे अपने इलाके का ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे कि राज्य सरकार के भी काम करेंगे। कौन करेगा, हर क्षेत्र की नगरपालिका के अंदर एक नगरपालिका बोर्ड होगा, वो जो होगा वो ये काम करेंगे। आगे कह रखा है कि निम्न मामलों पर राज्य सरकार विनिमय करेगी। ये ऐसे मामले हैं जिसके ऊपर केवल राज्य सरकार ही देखेगी, इन बच्चों को नहीं देखने का अधिकार, नगरपालिका बोर्ड को देखने का अधिकार नहीं है। कौन से मामले हैं, ये जो आपका संघ बनेगा इसका संविधान लिखने का अधिकार किसको है, नगरपालिका को है। इसके लक्ष्य बताएगी वो संघ का जो संविधान है वो लिखने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। किसको है, राज्य सरकार को। राज्य सरकार को क्या क्या विनिमय करने की शक्ति है, देखिए संघ का संविधान जो है राज्य सरकार लिखेगी, लक्ष्य जो है
राज्य सरकार बताएगी, उद्देश्य जो है राज्य सरकार बताएगी, उसके रकम से संबंधित कोई मामले हैं राज्य सरकार बताएगी, ढंग कैसा होना चाहिए, इस सिस्टम का ढांचा कैसा होना चाहिए, ढंग ढांचा वो राज्य सरकार बताएगी, लेखाओं का रख रखाव, लेखाएं जो होंगी यहां से नगर पालिका बोर्ड से जो लेखाएं राज्य सरकार के पास जाती हैं उनका रख रखाव भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संघ का प्रतिनिधित्व नगर पालिका अध्यक्ष ही करेगा। संघ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? नगर पालिका का अध्यक्ष। तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा वही क्या होगा? नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना जो है अध्याय 12 जिसके अंदर हमने देखा है 200 से लेकर 297 तक की क्या है धाराएं हैं, तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बहुत ज्यादा समाप्ति के ऊपर आ गए हैं। नगर पालिका अधिनियम में मात्र 2 क्लास नगर पालिका अधिनियम की और बची हैं जो केवल नगर पालिका अधिनियम की हैं। उसके बाद आपकी योजनाएं और नियम जो हैं उनकी 5-7 क्लास हो रहे हैं, तो मैक्सिमम 5-7-8-10 क्लासों के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना रिवीजन चलेगा और ये जो धाराएं हैं इसको याद करने की ट्रिक क्या है, उसके बाद वो कंटिन्यू आपकी ट्रिक और आपका क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू चलता रहेगा। और यदि अपना जो चैनल सही लग रहा है ना तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि उसके इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल काम किया जा रहा है।